रात के 10 बज गए हैं, अभी तक वो सब बाजार से वापस नहीं आए। मिरहा कब से लाउंज में बैठी उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया था। उसने आम सा लिबास पहन रखा था और बालों को कैचर में मुकीम किए सर पर दुपट्टा टिकाए हुए थी। वो अब काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि अब्बा को ज्यादा देर तक बाजार में रहना नहीं पसंद था, खासकर रात के इस पहर। उन्हें अब तक अम्मा और जरताशा को साथ लिए वापस पहुंच जाना चाहिए था। वो अपना चेहरा हाथों पर गिराए दरवाजे को तक रही थी, तभी डोरबेल बजी थी। लगता है अम्मा अब्बा आ गए। वो सीरत से दरवाजे की तरफ बढ़ी थी और झट से दरवाज़ा खोला था, लेकिन सामने खड़े अफराद को देख उसके चेहरे का रंग उड़ा था। कैसी हो मिरहा? गजाला बेगम ने अपनायत भरे लहजे में पूछा था। उनके साथ खड़ा कमेल भी उसे सर से लेकर पांव तक घूरने में महव था। कितना न डर था वो। अपनी माँ के साथ खड़े होने के बावजूद उसे कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही थी। ठीक हूँ, उसने सरसरी से लहजे में कहा था और अंदर आ गई थी। उसका मूड कमेल को देखते ही बिगड़ गया था। गजाला बेगम और कमेल भी उसके पीछे अंदर आए थे। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं बेटा? अंदर आकर इधर उधर देखने के बाद जब उन्हें कोई नजर नहीं आया तो उन्होंने पूछा था। वो बाजार गए हैं। जवाब मुख्तसर लेकिन सपाट लहजे में आया था। न जाने इस वक्त उनको यहाँ किस खुशी में आने की सूझी थी। वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई थी। अच्छा, हम भी बाजार के लिए ही निकलने वाले थे। सोचा कि शमशाद बेगम और तुम्हें भी साथ लिए चलते हैं। वो मुस्कुरा कर कह रही थीं। उनके साथ खड़े नापसंदीदा मर्द को तो वो अब देख भी नहीं रही थी। लेकिन अम्मा घर पर नहीं हैं। उसने साफ गोई से काम लिया था। पर तुम तो हो ना, तुम चलो हमारे साथ। उन्होंने मिरहा का हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार भरे लहजे में कहा था। फिर भी न जाने क्यों मिरहा को इनके रस घोलते लहजे में से अजीब सी हतक अमेज बदबू आ रही थी। नहीं, मैं नहीं जा सकती। ताई जी घर पर अकेली रह जाएंगी और मेरा भी दिल नहीं है जाने का। उसने गजाला बेगम के हाथों में से अपना हाथ वापस खींच कर हकला कर कहा था। उसकी बात पर कमेल और गजाला बेगम दोनों का चेहरा उतर गया था। कमेल का तो नहीं देखा, पर गजाला बेगम का चेहरा वो वाजिया तौर पर देख चुकी थी। चलो ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी, हम चलते हैं। गजाला बेगम ने फीका सा मुस्कुरा कर कहा था और कमेल को चलने का इशारा करके बाहर की तरफ चल दी थी। जाते जाते कमेल उसकी तरफ एक मायनी खेज मुस्कुराहट उछाल गया था, जिससे उसे घिन आई थी। उसका दिल किया था कि वो कमेल का मुंह नोच ले। पुरानी आदत ने उस पर हावी होना शुरू कर दिया था, लेकिन सिर्फ कुछ पल के लिए। उनके जाते ही वो गेट बंद करके दोबारा लाउंज में आ बैठी थी। कुछ देर पहले ही कुरान पाक पढ़ते पढ़ते उसे एक अजीब सा एहसास हुआ था। इंतजार उस पर गिरा गुजरने लगा था। उसने जरताशा को कॉल भी की थी, लेकिन वो आंसर नहीं कर रही थी। परेशानी में अब तक वो न जाने कितनी ही कॉल्स कर चुकी थी, लेकिन मुसलसल वही जवाब मिल रहा था उसे। वो अब सही मायने में परेशान हो गई थी, क्योंकि जरताशा कभी भी कॉल्स इग्नोर करने की आदी बिल्कुल भी ना थी। या अल्लाह उन्हें सही सलामत घर पहुंचा दे। उसने आसमान की तरफ सर उठाकर दुआ की थी। बाहर की सर्द हवाएं शिद्दत इख्तियार कर चुकी थीं। लाउंज में एक खुली खिड़की से धूल अंदर आ रही थी। या अल्लाह, आंधी आ रही है। वो बिजली की तेजी से खिड़की तक पहुंचकर उसे बंद कर चुकी थी। सर्दियों की सर्द हवाओं की तो वो शदाई थी, लेकिन अब तो ना वो वक्त रहा था ना ही हालात। अब तो दिल ने भी आवाज ना दी थी ना ही जिद की थी। वो काफी देर वहां बैठी उनका नंबर मिलाती रही थी, लेकिन सब बेसूद। अब तो 11:30 हो चुके थे। उनका सर भारी हो चुका था। उसे नींद आ रही थी, लेकिन उसे इस वक्त नहीं सोना था, उसे जागना था। वो सर सोफे की पुश्त पर फेंके अपनी नींद से बोझल आंखों को खोलने की सही करने लगी थी, लेकिन आंखें बंद होती जा रही थीं। वो इसी नाकाम कोशिश में मगन थी कि उसका फोन बज उठा था। जरताशा कॉलिंग। देखते ही उसने सीरत से फोन उठाया था और कान से लगाया था। हेलो आपो, इतनी देर कर दी, अभी तक आए नहीं। वो शुरू हो गई थी। हेलो, मैं अजहर बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज आई थी। वो ठिठकी थी। उसने फोन कान से हटा कर देखा था, लेकिन जरताशा का नंबर ही था। कौन अजहर, और आपके पास मेरी आपो का मोबाइल क्या कर रहा है? वो तल्ख लहजे में मुकाबिल पर बरस पड़ी थी। आई डोंट नो कि ये किसका मोबाइल है। यहाँ मेन रोड पे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, उसमें से ये फ़ोन बरामद हुआ है। हमने तो बस उनकी फैमिली को इत्तला देने की गर्ज से कॉल की थी।
وہ شخص بھی ذرا سنجیدہ ہوا تھا اس کے بے مروت لہجے پر۔ کیا؟ اس کی بات سن کر مرہا کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اس کا بایاں ہاتھ بے اختیار اس کے منہ پر آ گیا تھا۔ میم مجھے زیادہ تو نہیں معلوم، لیکن جس گاڑی سے مجھے یہ موبائل ملا ہے اس میں 4 افراد موجود تھے اور ان کا بری طریقے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں کو جانتی ہیں تو جلدی سے بازار کی طرف جاتے مین روڈ پر پہنچ جائیں۔ وہ شخص اتنا کہہ کر فون کاٹ گیا تھا۔ ہیلو ہیلو، مرحت چلاتی رہ گئی تھی، لیکن دوسری طرف سے تو فون رکھا جا چکا تھا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دینے لگی تھی، لیکن وہ بھی تو 4 افراد ہی تھے۔ یہ بات اس کا دماغ معاف کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ آنسو آتے آتے رک گئے تھے۔ اسے ابھی بھی وہ گھبراہٹ ستا رہی تھی۔ مجھے جانا چاہیے، ہاں مجھے جانا پڑے گا، مجھے دیکھنا پڑے گا جا کر، کیا پتہ یہ وہ نہ ہو۔ وہ ہڑبڑا کر کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اپنے کمرے میں اپنی چادر لینے کے لیے بھاگ گئی تھی۔ اس کا دماغ گھومنے لگ گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے آتی نیند فضا میں سانس کے ساتھ ہی خارج ہو گئی تھی۔ چادر کو کھول کر اپنے گرد لپیٹتی وہ گھر کے مرکزی دروازے کی طرف آئی تھی۔ ہاتھ میں اس نے کچھ پیسے پکڑ رکھے تھے۔ اب وہ اس وقت صرف ٹیکسی کے ذریعے ہی وہاں جا سکتی تھی۔ گھر سے باہر نکلتے ہی سرد ہوا نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کا وجود ٹھنڈ میں کانپنے لگا تھا، لیکن وہ بغیر پرواہ کیے گھر کے باہر والی روڈ پر آ گئی تھی۔ ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، 1-2 بائکس ہی گزر رہی تھیں بس۔ اللہ، میں کیسے پہنچوں ادھر؟ وہ ادھر ادھر سنسان سڑک دیکھ بے بسی سے گویا ہوئی تھی۔ دل تو پھٹنے کو تھا اس کا، لیکن آنسو آج تو کہیں گہرائی میں چھپ گئے تھے جو نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اسی اثناء میں ایک رکشا اسے آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف پہنچی تھی۔ اس کا سانس اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ رکشے والے ڈھیر عمر آدمی نے اسے یوں ہانپتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ بابا جی، مجھے فوراً بازار والے مین روڈ پر پہنچنا ہے، پلیز مجھے لے جائیں۔ وہ ہانپتی ہوئی التجائیہ لہجے میں بولی تھی۔ ہاں بیٹا، میں پہنچا دیتا ہوں، بیٹھو، انہوں نے رکشے کا دروازہ کھول کر نرمی سے کہا تھا۔ وہ جلدی سے رکشے میں بیٹھ گئی تھی۔ بابا جی رکشا مین روڈ کے رستے پر ڈال چکے تھے۔ اس کا دل بند ہونے کو تھا، دماغ پھٹ پڑنے کو تھا۔ آخر یہ ہو کیا رہا تھا؟ وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ 5 منٹ بعد ہی وہ مین روڈ پر پہنچ چکی تھی۔ جلدی سے رکشے سے اتر کر اس نے ہاتھ میں پکڑے سارے نوٹ بابا جی کو تھما دیے تھے اور آگے بڑھ گئی تھی۔ بابا جی نے دیکھا تو وہ 100 کے 6 نوٹ تھے۔ رکو بیٹا، بقیہ پیسے تو لے لو، انہوں نے اسے آواز دی تھی، لیکن اس نے سنا ہی نہیں تھا۔ وہ تھوڑا سا ہی آگے گئی تبھی کہ اسے لوگوں کا مجمع نظر آیا تھا۔ پولیس بھی وہاں موجود تھی۔ اس کا دل تھر تھر کانپنے لگا تھا مجمع کو دیکھ کر۔ وہ لوگوں میں سے گزرتی ہوئی ذرا آگے کو آئی تھی۔ وہاں سٹریچر پر 4 لاشیں پڑی ہوئی نظر آئی تھیں اسے، جن پر سفید کپڑا ڈال رکھا تھا۔ گاڑی تو حامد کی ہی تھی جو کہ بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ وہ ہمت کر کے آگے بڑھی تھی اور ان میں سے ایک لاش کے چہرے پر سے کانپتے ہاتھوں سے سفید کپڑا ہٹایا تھا۔ لاش کی شکل دیکھ اس کے چیخ نکلی تھی، جسے اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر بلند ہونے سے روکا تھا۔ سرد ہوا اس کے وجود کو برف کر گئی تھی۔ وہ یک ٹک سی بیٹھی حامد کی لاش کو دیکھتی جا رہی تھی۔ میم، یہ آپ کی فیملی ہے؟ ایک جوان اور جاذب آفیسر نے آگے بڑھ کر اس برف کے وجود سے پوچھا تھا۔ اس نے بے دھیانی میں ہی سر اثبات میں ہلا دیا تھا۔ سرورت، انہیں سنبھالیں، آفیسر نے لیڈی کانسٹیبل کو حکم دیا تھا۔ لیڈی کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دے کر کھڑا کیا تھا۔ ایمبولینس اب وہاں پہنچ چکی تھی۔ تمام لاشوں کو اس میں رکھ دیا گیا تھا۔ وہ تو بالکل ہی سن ہو گئی تھی۔ اپنے گھر کا ایڈریس بتائیے، آفیسر نے اس سے پوچھا تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں سارا ایڈریس نوٹ کروا دیا تھا اور لیڈی کانسٹیبل کی مدد سے ایمبولینس میں جا بیٹھی تھی۔ کیا ہو گیا تھا ایک دم؟ اتنی تکلیف تھی اس کے سینے میں کہ آنسو اور چیخو پکار نے بھی دم توڑ دیا تھا۔ کیسا وقت آ گیا تھا اس پر؟ اسے اپنے خاندان کی لاشیں خود ہی گھر لے کر جانی پڑ رہی تھیں۔ تن تنہا، کتنی بے بس تھی وہ، کوئی بھی اس کو میسر نہ تھا۔ اس کا سانس اکھڑتا جا رہا تھا، اس کا سر درد سے پھٹنے کو تھا۔ اسے گمان ہوا تھا کہ اس کا دماغ پھٹ چکا ہے۔ باہر رمجھم شروع ہو چکی تھی۔ سڑک پر جمع شدہ لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف چل دیے تھے۔ ایمبولینس کے ڈرائیور کو ایڈریس سمجھانے کے بعد آفیسر اپنی پولیس جیپ میں آ بیٹھا تھا۔
एम्बुलेंस अब हिचकोले खाती उसे उसके वीरान और खौफजदा घर की तरफ बढ़ चुकी थी। पुलिस वैन भी एम्बुलेंस के पीछे पीछे ही थी। घर पहुंचकर उसने बोझल हाथों से दरवाजा खोला था। वार्ड बॉयज उसके प्यारों की लाशें सहन में रखकर चल दिए थे। वो गुमसुम सी वहीं उनके पास बैठ गई थी। ऑफिसर ने भी अभी जांच पड़ताल करना मुनासिब नहीं समझा था और वहां से चल दिए थे। सामने एक सरसब्ज बाग था। मीठी हवा उसके बदन को मुअत्तर कर रही थी। वो मजे से चलता हुआ एक दरख्त के पास पहुंचा था। दरख्त के पीछे उसे कुछ लोग जमीन पर गिरे पड़े नजर आए थे। वो मुतजस्सिस सा उनकी तरफ बढ़ा था। उन तक पहुंचकर उसे गहरा शौक लगा था। चाचू उठे, चच्ची जरताशा, हामिद। वो हर एक बेसुध पड़े अपने अजीज को झंझोड़ते हुए चीख रहा था। लेकिन वो सब आंखें मूंदे बेसुध और बेहरकत पड़े रहे थे। उठें, वो अब बाकायदा रो रहा था। क्या हुआ आप सबको? वो चिल्लाता जा रहा था। अब इस बाग में एक जगह अचानक एक नहर नमूदार हो गई थी। वो बेखुद सा उठकर इस तरफ भागा था। नहर का शफाफ पानी धीमे धीमे बह रहा था। अचानक एक चेहरा नमूदार हुआ था नहर में। वो इस चेहरे को अच्छी तरह पहचानता था। उसकी दुश्मन जान का चेहरा। लेकिन वो रो रही थी, उसे पुकार रही थी। जैगम का दिल कट गया था उसे यूं देखकर। मिरहा, रो मत, चुप हो जाओ। वो नहर के किनारे घुटनों के बल बैठा फिक्रमंद सा गोया हुआ था। वापिस आ जाओ जैगम, वो रूहानसी सी कह रही थी। मैं आऊंगा, तुम फिक्र मत करना, मैं जल्द आऊंगा। वो ये कह ही रहा था कि वो चेहरा गायब हो गया था। मिरहा, वो चिल्लाया था। वो अचानक हाँफता हुआ उठ बैठा था। उसका पूरा बदन पसीने से शराबोर हुआ पड़ा था। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। वो एक ख्वाब था। कैसा ख्वाब था वो? उसका सर चकराया था। उसके चेहरे के सामने बार बार मिरहा का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था। वो उसके आंसू भी साफ नहीं कर सका था। ये चीज उसे अंदर ही अंदर झंझोड़ रही थी। उसने कर्ब से आंखें मींची थीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। वो अभी तक हाँफ रहा था। उसने साइड टेबल पर पड़ी वाटर बोतल पकड़ी थी और उसका ढक्कन खोलकर उसने पानी अपने अंदर उंडेला था। अब उसका सांस बहाल हुआ था। नींद तो उससे रूठ चुकी थी। वो बेड से उतरकर कमरे की बालकनी में आ गया था। बाहर सालाबारी हो रही थी। सर्द हवाएं उसके बालों को उड़ाती जा रही थीं। मैं आऊंगा मिरहा, कल ही वापिस आऊंगा। वो हाथ की पुश्त से अपने आंसू साफ करता नम लहजे में बोला था। इस मर्द को उसके इश्क ने रोने पर मजबूर कर दिया था। आग सिर्फ एक तरफ नहीं लगी थी, आग तो दोनों तरफ बराबर थी। लेकिन फर्क सिर्फ ये था कि मिरहा अल्लाह की नाजुक मखलूक थी और जैगम मजबूत। सारा बारी के शोर से ज्यादा उसके अंदर जलथल करते समंदर ने शोर मचा रखा था। बर्फ के कुछ ओले उसके कदमों में भी गिर रहे थे। वो काफी देर वहां खड़ा रहा था। सुकून तो उजड़ गया था उसका। और ख्वाब में जो उसने देखा वो नाकाबिले बर्दाश्त था। सारी रात बारिश जारी रही थी। उसके आंसू भी मुसलसल बहते जा रहे थे। अब जुल्करनैन हाउस में बैन और नोहा जोरों शोर से जारी था। वो अब हनफा के साथ लगी गुमसुम सी बैठी हुई थी। उसकी गोद में नन्हा जैगम मजे से सो रहा था। इस मासूम को तो गुमान भी ना था कि क्या मुसीबत उन पर आन पहुंची थी। तूबा भी उसके पास ही नकाब किए बैठी थी। उसने अभी मिरहा पर सब कुछ अयां करना मुनासिब नहीं समझा था। वो पहले ही काफी सदमे में थी। डॉक्टर हनफा भी हमेशा की तरह नकाब में ही थी। नीम बेहोशी में मिरहा ने पहली कॉल डॉक्टर हनफा को ही मिलाई थी और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। डॉक्टर हनफा फौरन तूबा के साथ उसके घर पहुंच गई थीं। जब वो पहुंची थीं तो उस वक्त मिरहा घर में अकेली फर्श पर चार लाशों के दरमियान बेसुध सी बैठी उनको तकती जा रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, कोई तासुर नहीं था। डॉक्टर हनफा ने तेजी से आगे बढ़कर उसे खुद में भींच लिया था। मिरहा की ये हालत देख उनकी आंखों से आबशार के आबशार रवानी से बहना शुरू हो गए थे। दूर खड़ी तूबा भी रो दी थी। कैसी क़यामत टूटी थी उस पर। ये मंजर देख हनफा कहीं बहुत पीछे माजी में पहुंच गई थी। दो छोटी बच्चियां, दो लाशें, तारीक घर, तन्हाई का खौफ। वो तड़प कर रह गई थी। वो काफी देर यूं ही उसे खुद में भींचे बैठी रही थी। लेकिन वो तो जैसे बिल्कुल बेजान सी हो गई। वो तो जैसे पलक भी झपकने को गुनाह तसव्वुर किए हुए थी। मिरहा, तुम्हारे रिश्तेदार कोई भी नहीं आया? तुमने उन्हें इन्फॉर्म किया क्या? कुछ देर बाद खुद को कंपोज करती वो उससे अलग हुई थी। मैंने किसी को भी नहीं बताया डॉक्टर, खोए लहजे में कहते साथ ही उसने अपने हाथ में पकड़ा फोन उनकी तरफ बढ़ा दिया था।
डॉक्टर हनफा ने अपने आंसू साफ करके मोबाइल थाम लिया था और बारी बारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद तमाम नंबर्स पर कॉल करके सबको इत्तला दी थी। आखिर में उसने सजावल को कॉल मिलाई थी। दूसरी तरफ से फौरन कॉल पिक कर ली गई थी। हेलो सजावल, वो भराई आवाज में गोया हुई थी। जी आप कौन? वो अनजानी आवाज सुनकर चौंका था। मैं डॉक्टर हनफा बात कर रही हूँ। वह अब थोड़ा संभल कर बोली थी। जी डॉक्टर, मिरहा तो ठीक है ना? कोई मसला तो नहीं हो गया? उसने फरते जज्बात से पूछा था। मिरहा ठीक नहीं है, आपको फौरन वापिस आना होगा। जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचे। उन्होंने तो जैसे हुक्म सादिर कर दिया था। डॉक्टर मुझे बताएं आखिर हुआ क्या है? वो बेचैनी का शिकार हुआ था। आपकी फैमिली, वो ये कहते कहते रुक गई थी। उनकी आवाज ने बात मुकम्मल करने से पहले ही उनसे किनारा कशी कर ली थी। क्या हुआ मेरी फैमिली को? डॉक्टर प्लीज मुझे बताएं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वो अब अपने बालों को जकड़े परेशानी की आखिरी हद तक पहुंच चुका था। दूसरी तरफ गहरी खामोशी छा चुकी थी। आपकी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया है। इस हादसे में सबका इंतकाल हो चुका है। कुछ देर बाद हिम्मत करके उन्होंने नम आवाज में कहकर उसके सर पर पहाड़ तोड़ दिया था। वो इस वक्त एक कमरे में खड़ा हुआ था। उसके कदम वहीं लड़खड़ा गए थे और मोबाइल हाथ से छूटकर जमीन से जा मिला था। उसे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बेहरकत खड़ा नीचे गिरे खून को तकता रहा था। दूसरी तरफ डॉक्टर हनफा मुंह पर हाथ रखकर खुद को कंपोज करती काल काट गई थीं। बात समझ में आते ही वो बिजली की स्पीड से कमरे से बाहर निकला था और कार तक पहुंचकर जन से गाड़ी सफदराबाद के रास्ते पर डाल चुका था। उसका दिल बंद होने को था। ये क्या क़यामत टूट पड़ी थी अचानक। वो रश ड्राइविंग कर रहा था। बारिश के बायस सड़कों पर गाड़ियां कम ही गुजर रही थीं। वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। उसका तो बस नहीं चल रहा था कि वो फौरन गाड़ी उड़ाकर वहां पहुंच जाए। आंसू थे कि बाहर होती बारिश के हमदम बहते जा रहे थे और जैगम के कपड़ों में जज़ब होते जा रहे थे। यहाँ जुल्करनैन हाउस में लोग पहुंचना शुरू हो गए थे। फैजान हाथ में पकड़े नन्हे जैगम को लिए गुमसुम सा चलता वहां पहुंचा था। उसके साथ आती जोनाश रो रो कर हरकान हो चुकी थी। उसकी अजीज जान भाभी की लाश उसके सामने पड़ी थी। फैजान के हाथ में पकड़ा नन्हा जैगम बिलक बिलक कर रो रहा था, लेकिन फैजान बस जरताशा के बेजान जिस्म को तकता जा रहा था। कुछ दिन पहले ही तो अल्लाह ने उन्हें नेमत से नवाजा था और अब इस नेमत को उसकी जन्नत से जुदा कर दिया था। जोनाश ने फैजान के हाथों से नन्हे जैगम को ले लिया था और उसे लिए टहलने लगी थी, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा था। मिरहा के चेहरे पर अब पहली बार तकलीफ के आसार नमूदार हुए थे। नन्हे जैगम को यूं बिलखता देखकर वो डॉक्टर हनफा के कंधे पर हाथ रखकर सहारा लिए उठी थी और जोनाश की तरफ बढ़ गई थी, जो कि अभी तक उसे रोते हुए चुप कराने की कोशिश कर रही थी। उस तक पहुंचकर उसने बगैर कुछ कहे जोनाश के सामने अपने दोनों हाथ फैला दिए थे। जोनाश उसे नासमझी से देखने लगी थी और नन्हा जैगम उसको थमा दिया था। हैरत अंगेज तौर पर मिरहा की बाहों में आते ही वो बिल्कुल खामोश हो गया था और उसे घूरने लगा था। मिरहा ने उसे फरते जज्बात से अपने अंदर भींच लिया था और वापस अपनी जगह पर जा बैठी थी। डॉक्टर हनफा ने सूरत यासीन की तिलावत शुरू कर दी थी इसाले सवाब के लिए। अब काफी लोग जमा हो गए थे और नोहा की आवाजें पूरे घर में गूंजने लगी थीं। सब मिरहा को आकर दिलासा दे रहे थे और गले लगा रहे थे, लेकिन वो खामोशी से बैठी रही थी। एक आंसू भी उसकी आंखों से नहीं बहा था। फजर की अजानें हरसू गूंजने लगी थीं, लेकिन बैनो नोहा की आवाज से वो जरा कम सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद ही सजावल भागता हुआ घर में दाखिल हुआ था। सामने का मंजर देख उसके कदम सुस्त पड़ गए थे और वो धीमे धीमे चलता हुआ मैयतों तक पहुंचा था। इक्का दुक्का मौजूद मर्द हजरात उठ उठ कर उसके गले लगा कर ताजियत कर रहे थे। सामने गुमसुम सी बैठी मिरहा को देख वो अपना जब्त खोकर रो दिया था। बारी बारी सबका चेहरा देखकर उसकी अजियत बढ़ती जा रही थी। एक साथ खानदान के 4 अफराद खालके हकीकी से जा मिले थे। सजावल को मिरहा की तरफ आता देख डॉक्टर हनफा उसके पास से उठ गई थीं। सजावल मिरहा को अपने साथ लगाए बिलक कर रोने लगा था। अब वो दोनों अकेले रह चुके थे, एक दूसरे का सहारा। सजावल ने नन्हे जैगम की पेशानी पर प्यार से हाथ फेरा था और वहां से उठ खड़ा हुआ था और बाहर की तरफ बढ़ गया था। डॉक्टर हनफा उसे जाता देख उसके पीछे लपकी थी।
सजावल। वो उसकी आवाज़ पर रुका था और उसकी तरफ मुड़ा था। आपको अब खुद को संभालना होगा, अगर आप ही कमज़ोर पड़ जाएंगे तो मिरहा का क्या हाल होगा। फिलहाल तो वो संभली हुई है, लेकिन उसकी यह खामोशी उसके लिए बेहतर नहीं है। आपको ही अब संभालना है। अब आप ही उसके वाहद सहारा हैं। वो न जाने क्यों उसे समझा रही थीं। उन्हें खुद नहीं मालूम था, लेकिन उन्होंने अपनी बात कहकर ही दम लिया था। जी बेहतर, वो सर झुकाकर कहता वहां से बाहर चल दिया था। कमेल और अकमल साहब भी गजाला बेगम के साथ वहां पहुंच चुके थे। सजावल अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर बाहर लॉन में मर्दों के बैठने का एहतमाम करवा चुका था। अकमल साहब खामोशी से एक कॉर्नर में बैठे रहे थे, जबकि कमेल सजावल के साथ काम में लग चुका था। अलबत्ता वो सजावल को पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी ये मौका न था कि वो उसे कुछ कहता। जनाजा का वक्त ज़ोहर की नमाज के बाद का रखा गया था और फजर के बाद हर सू अभी भी अंधेरा फैला हुआ था। रात को होने वाली तूफानी बारिश के बायस मौसम नाकाबिले बर्दाश्त हद तक ठंडा हो चुका था। वो अब ट्रेन में बैठा ट्रेन चलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सारी रात बेचैनी में काटी थी उसने। वो अब जल्द से जल्द वापस पहुंचना चाहता था। अब उसे जुल्करनैन साहब के अताब से भी घबराहट नहीं हो रही थी। मैं आ रहा हूँ मिरहा, वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला था। जहाँ रात वाले ख्वाब के बाद उसका दिल घबरा रहा था, वहीं उसे मिरहा से मिलने की खुशी भी थी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि कैसी दर्दनाक सूरत-हाल से दो चार होना पड़ेगा उसे वहां पहुंचकर। इस सब से बेखबर वो अब अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा था। किस्मत ने एक महीने के अंदर अंदर कैसे कैसे खेल खेल डाले थे कि नाकाबिले बर्दाश्त हुआ पड़ा था सब। मैयतों को अब गुस्ल देने के लिए ले जाया जा चुका था। डॉक्टर हनफा और तूबा ने शमशाद बेगम को गुस्ल दिया था। उनके साथ चंद और औरतें भी मौजूद थीं। मैयतों को गुस्ल देने के बाद उन्हें कफन पहनाकर वापस उनके मुकाम पर लाकर रखा जा चुका था। सुबह के 10 बज चुके थे, लेकिन मिरहा अभी तक टस से मस नहीं हुई थी। अब गजाला बेगम उसके पास बैठी रोने धोने में मशगूल थीं। उसे इनसे कोफ्त हो रही थी, लेकिन वो हनूज खामोश थीं। जैगम भी अब सफतराबाद पहुंच चुका था। हल्की हल्की धूप हर सू फैली हुई थी। उसके माथे पर गिरे बाल उसकी आंखों में गिर रहे थे। उसने अपने दाएं हाथ से बाल ठीक किए थे और चलता हुआ स्टेशन से बाहर पहुंचा था। हाथ में कोई सामान नहीं था उसके, वो अभी भी उन्हीं कपड़ों में मलबूस था, क्योंकि अपना सामान वो तूबा के साथ वापस भेज चुका था। टैक्सी लेकर उसने बिला ताखीर घर का रुख किया था। वो अब काफी बेसब्रा हो गया था। 10 मिनट का रास्ता भी उसने मुश्किल तय किया था। घर के बाहर वाली रोड पर ही वो टैक्सी से उतर आया था और ड्राइवर को पैसे थमाने के बाद अपने हाथ जैकेट की जेबों में डाले वो घर तक आया था। ये इतने लोग घर में क्या कर रहे हैं? घर के बाहर इतनी गाड़ियां और आना जाना देखकर वो ठटका था। उसके दिमाग में कई वसवसों ने जन्म लिया था। इन तमाम वसवसों को झटक कर वो घर के अंदर दाखिल हुआ था। लॉन में टेंट लगाए काफी लोग बैठे हुए थे। उनमें जरताशा का शौहर फैजान भी मौजूद था। उसे हैरत का एक और झटका लगा था। वो अंदर से रोने की भी काफी आवाजें उसे सुनाई दी थीं। उसका दिल डूबा जा रहा था ये सब देखकर। खतरे की घंटी उसके दिमाग में बजी थी। या अल्लाह खैर। वो हिम्मत करके घर का मरकजी दरवाजा पार करके अंदर दाखिल हुआ था। अंदर का मंजर देखकर उसका दिल दहल गया था। पूरा सेहन औरतों से भरा पड़ा था और औरतों के हसार के दरमियान 4 मैयतें पड़ी थीं। वो सदमे से ये सब देख रहा था। आखिर उसके पीछे क्या हुआ था? उसका दिमाग काम करना छोड़ गया था। बाहर की तरफ आते हुए सजावल की नजर अचानक जैगम पर पड़ी थी। वो वहीं रुक गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। जैगम, वो बेइख्तियार कह उठा था और उसकी तरफ पहुंचा था। उसके पास पहुंचते ही वो उसके गले लगकर रो दिया था। जैगम अभी भी उन्हीं मैयतों को घूरता जा रहा था। ये क्या हुआ सजावल? होश में आने के बाद वो गोया हुआ था। जैगम, अम्मा, अब्बा, हामद और जरताशा का कल रात बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया था। वो हमें छोड़कर जा चुके हैं जैगम, जा चुके हैं वो सब। वो रोते हुए उसे बता रहा था। क्या? वो बेयकीनी से उसे देखने लगा था। जैगम, यही हकीकत है मेरे भाई। वो उसका कंधा थपथपा कर खुद को भी और उसे भी तसल्ली दे रहा था। मिरहा के पास बैठी तूबा भी जैगम को देख चुकी थी। जैगम को देख उसका नकाब में छुपा चेहरा मारे हैरत के खुला का खुला रह गया था। मिस्टर जैगम यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हैरानगी से बड़बड़ाई थी। डॉक्टर हनफा के साथ लगी बैठी ने जैगम को देखा
तो सर झटक दिया था। डॉक्टर, मुझे लगता है कि ये तकालीफ मुझे ज़हनी मरीज़ बना चुकी हैं। वो अपनी काँपती आवाज़ में गोया हुई थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो उसकी बात पर हैरान हुई थीं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे दरवाज़े में सजावल भाई के साथ ज़ैगम खड़ा है। वो ज़ख्मी सा मुस्कुराई थी। उसकी बात सुनकर डॉक्टर हनफा ने दरवाजे की तरफ सिरत से देखा था। वहाँ सजावल के साथ एक खुश शक्ल लेकिन बिखरा शख्स खड़ा हुआ था, जिसकी आंखों में आंसू थे। उसे पल भी ना लगा था ये भांपने में कि वही जैगम है। बावजूद उसके कि वो उसे पहली बार देख रही थीं, वो नम आंखों से हल्का सा मुस्कुराई थीं। मिर्हा, जैगम वहाँ सच में खड़ा है। डॉक्टर ने उसे जैसे जिंदगी की नवीद सुना दी थी। वो फौरन सीधी होकर बैठ गई थी और डॉक्टर को बेयकीनी से देखने लगी थी। उसकी गोद में खेलता जैगम भी उसकी अचानक हरकत पर चौंका था। हाँ मिर्हा, वो जैगम ही है, डॉक्टर ने उसे शाने से थाम कर कहा था। उसने फौरन जैगम की तरफ देखा था, जो अब उसकी तरफ ही आ रहा था। जैगम लौट आया था। हाँ, उसका जैगम लौट आया था, लेकिन कैसे वक्त पर, जब सब कुछ हाथ से जा चुका था, जब वो अपना खानदान गवा बैठी थी, जब उसकी गोद में पड़ा नौमौलूद बच्चा अपनी माँ की खुशबू से महरूम हो गया था। अब आंखों पर बंधा सब्र का बांध टूट चुका था और आंसुओं का समंदर धाड़े मारता हुआ बाहर निकल आया था, लेकिन वो अपनी जगह से हिली नहीं थी। जैगम तेजी से उस तक पहुंचा था और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर बिलक बिलक कर रो दिया था। मिरहा के आंसुओं में रवानी आ चुकी थी। उसकी गोद में पड़ा बच्चा डॉक्टर हनफा ने अपनी बाहों में उठा लिया था। तूबा न समझी से सब देखती जा रही थी। उसका दिमाग घूम गया था, लेकिन समझ से बाहर था सब। मिर्हा, ये सब क्या हो गया? वो बाकायदा रो रहा था। वो पहली बार सबके सामने रोया था। मिर्हा उसे बेबसी से तकती जा रही थी, जबकि गजाला बेगम की तेवड़ी चढ़ गई थी ये मंजर देख। काफी देर उनके दरमियान खामोशी छाई रही थी, लेकिन इस खामोशी को मिर्हा ने तोड़ा था। पहले आपकी जुदाई और अब इन सब की। लेकिन क्या आपको मालूम है, मरे हुए लोगों से ज्यादा दूर जाने वालों की तकलीफ बड़ी होती है। हम पल पल उनकी वापसी का इंतजार करते हैं, उनके लिए तड़पते हैं, जैसे मैं तड़पी, पल पल तड़पी। लेकिन मरे हुए लोगों की वापसी की हसरत हमें नहीं होती, क्योंकि हमें मालूम होता है कि वो किसी भी तरह वापस नहीं आ सकते। वो कांपती आवाज में इतनी गहरी बात कह गई थी कि सुनने वाले तमाम लोगों का दिल छलनी हो गया था, माँ सवाई गजाला बेगम और तूबा के। जैगम उसे माजरत ख्वाह निगाहों से देख रहा था। मिर्हा की तड़प उसके लहजे से वो बखूबी भांप चुका था। मिर्हा मजीद कुछ ना बोली थी, क्योंकि ना तो ये मौका था ना दस्तूर। सिर्फ नजरें झुका गई थी। जैगम भी सूरत हाल की नोयत को समझता हुआ वहां से उठकर बाहर लॉन की तरफ बढ़ गया था। अब तमाम औरतें दरूद पाक और मनाजात का विर्द करने लगी थीं। मिर्हा भी अपने आंसू साफ करके उनके साथ पढ़ने में मशगूल हो गई थी। ठीक ज़ोहर की नमाज के बाद नमाज जनाजा पढ़ाकर मैयतों को दफना दिया गया था। खाना खाने के बाद सब कुछ देर बैठने के बाद अपने अपने मस्कनों की तरफ रुजू करने लग गए थे। अब वहाँ सिर्फ खानदान के लोग और अकमल फैमिली के अलावा डॉक्टर हनफा और तूबा ही रह गई थीं। डॉक्टर हनफा ने काफ़ी मिन्नत समाजत करने के बाद उसे खाने के कुछ लकमे खिलाए थे और फिर उसे उसके कमरे में लेकर चल दी थीं। जैगम बाहर लॉन में ही बैठा खुद को संभालने की कोशिश करने में मसरूफ था। कमील भी उसके पास ही मौजूद था, लेकिन दोनों के दरमियान कोई गुफ्तगू ना हुई थी। समैया ताई से नहीं मिलोगे क्या? उसे अपने अकब से एक शनासा सी आवाज़ सुनाई दी थी। वो इस वक्त लॉन में अकेला बैठा हुआ था। आवाज़ सुनते ही उसने अपना रुख मोड़ कर पीछे खड़े शख्स को देखा था। कहाँ हैं अम्मा? उसने बेचैनी से पूछा था। इतना सब हो गया था कि उसे अम्मा का भी ख्याल नहीं आया था। उसे खुद पर अफसोस हुआ था। वो अपने कमरे में हैं, जाकर मिल लो, सजावल ने गमगीन से लहजे में कहा था। जैगम फौरन उठकर अंदर की तरफ भागा था। लाउंज के किनारे पर बने कमरे के सामने पहुंचकर उसका सांस फूला था। कमरे के बंद दरवाजे को इसने झट से खोला था और अंदर दाखिल हो गया था। समैया बेगम बेड पर सीधी लेटी आसमान को घूर रही थी। वो काफी कमजोर सी लग रही थीं। अम्मा, उसने जज्बाती से लहजे में उन्हें पुकारा था, लेकिन उन्होंने तो सुना ही ना था और यकटुक सी छत को घूरती जा रही थीं। जैगम चौंका था कि उसकी अम्मा ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। वो तेज़ी से उनकी तरफ लपका था
اور ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ اب سجاول بھی کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ اماں دیکھیں میں آ گیا ہوں، نم آنکھوں سے وہ ان کا ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا، لیکن وہ اب بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھیں۔ سجاول اماں میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہی؟ میری بات کیوں نہیں سن رہی؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ جب سے تم گئے تھے تب سے یہ ایسی ہی ہیں۔ ہم نے بہت کوشش کی ان کو نارمل کرنے کی، لیکن تمہارے جانے کے غم میں یہ اس حالت میں پہنچ گئی ہیں۔ اور مرہا نے، وہ افسردہ لہجے میں کہتا کہتا اچانک رک گیا تھا۔ مرہا نے کیا؟ وہ متجسس ہوا تھا۔ مرہا نے بھی خودکشی کی کوشش کی تھی تمہارے جانے کے بعد، اور وہ تب سے بالکل بدل گئی ہے۔ وہ اپنی لاڈلی بہن کا حال بیان کرتے رو پڑا تھا، جبکہ زیغم کو تو گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ بے یقینی سے اسے تکتا جا رہا تھا۔ سجاول اب وہاں سے چل دیا تھا، اس کی برداشت سے باہر ہوا پڑا تھا سب۔ اماں اٹھے نا، اب تو میں آ گیا ہوں، آپ کو میری قسم۔ وہ انہیں جھنجھوڑتا ہوا چلاتا جا رہا تھا، لیکن وہ اب بھی کوئی رسپانس دینے سے قاصر تھیں۔ اماں میں مر جاؤں گا، پلیز اماں اٹھیں، وہ چلایا تھا۔ زیغم، ان کے سوکھے پڑے لب ایک دم حرکت میں آئے تھے۔ ہاں اماں، یہ میں ہوں، اس نے خوشی سے نہال ہو کر کہا تھا۔ زیغم میرا بچہ، وہ اٹھ کر اس سے لپٹ گئی تھیں۔ زیغم نے فرتے جذبات سے ان کے ہاتھ چومے تھے۔ تو آ گیا، کیوں گیا تھا تو؟ وہ روتے ہوئے خفا خفا سی بولی تھیں۔ اماں میں کیا کرتا، ابا سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتا تھا میں۔ وہ بے بس سا سر جھکا گیا تھا۔ سمیہ بیگم نے اس کی پیشانی پر ممتا کا لمس چھوڑا تھا۔ زیغم کو تو جیسے آدھا سکون مل گیا تھا، لیکن بقیہ آدھا سکون تو کسی اور کی دسترس میں تھا۔ اب میں نہیں جاؤں گا اماں، وہ ان سے الگ ہو کر انہیں تسلی دینے لگا تھا۔ وہ سر اسبات میں ہلاتی جا رہی تھیں۔ اماں ابھی مجھے مرہا کے پاس جانا ہے، اجازت دیں۔ وہ ان سے اجازت لیتا اٹھ کھڑا ہوا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ یہ مرہا نے کیا کیا تھا اس کے پیچھے؟ کیوں اس نے اپنی زندگی ختم کرنی چاہی؟ ہزاروں سوال دماغ میں جمع کیے وہ اس کے کمرے تک پہنچا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر طوبہ اور ڈاکٹر حنفا مرہا کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ مرہا نے ڈھال سی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ کتنی کمزور ہو گئی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے، مدھم اور بے تاثر پڑا چہرہ۔ کیسی ہو گئی تھی وہ کچھ عرصے میں ہی؟ اب اس نے غور کیا تھا، اس کا دل خون کے آنسو رویا تھا اپنی چندا کو یوں دیکھ کر۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھ ڈاکٹر حنفا اور طوبہ اٹھ گئی تھیں۔ ڈاکٹر حنفا نے طوبہ کو باہر چلنے کا اشارہ کیا تھا اور وہ اس کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ زیغم کے پاس سے گزرتے گزرتے اس نے ایک نگاہ زیغم پر بھی ڈالی تھی، جو کہ مرہا کو ہی تکتا جا رہا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں اذیت محسوس ہوئی تھی۔ زیغم اس کے پاس جاتے ہی مرہا کے پاس بیڈ پر آ بیٹھا تھا، لیکن کچھ فاصلے پر۔ مرہا نے اس پر ایک نگاہ ڈالی تھی اور سر جھکا گئی تھی۔ اسے یہ بات چبھی تھی۔ مرہا، تم نے خودکشی کی کوشش کیوں کی؟ اس نے پوچھا تھا۔ اذیت سے چھٹکارا پانے کے لیے، جواب غیر متوقع تھا۔ وہ اسے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے واپس تو آنا ہی تھا کبھی نہ کبھی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ وہ درد بھرے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ مرہا نے اس کی بات سن کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ میری اذیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے زیغم، اگر لگا سکتے تو ایسے نہ کہتے، وہ ترخ سی بولی تھی۔ زیغم کو اس کا لہجہ تکلیف دہ محسوس ہوا تھا۔ مجھ سے پوچھیں میری اذیت کیسے؟ اکیلی میں اپنے پیاروں کی لاشیں گھر لائی تھی، کس طرح تائی جی کا صدمہ برداشت کیا میں نے، کس طرح آپ کی دوری برداشت کی میں نے، بلند آواز میں کہتے کہتے اس کی آواز رند گئی تھی۔ زیغم کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر بیڈ شیٹ میں جذب ہو گیا تھا۔ وقت نے اس 17 سال کی لڑکی پر کیا کیا ظلم ڈھا دیے تھے۔ وہ اسے اذیت میں دیکھ خود کو کیسے سنبھالے ہوئے تھا، یہ اس کا خدا ہی جانتا تھا۔ مرہا، مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا اٹھا تھا۔ اسے یوں دیکھ مرہا کے چہرے پر بھی تکلیف ابھری تھی۔ اس میں آپ کی غلطی نہیں تھی، یہ سب قسمت میں لکھا تھا، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ جو بھی تھا اس کے سامنے بیٹھا شخص اس کے دل پر مسلط تھا، اور وہ تو شروع سے ہی یہی مانتی آئی تھی کہ اس سب میں زیغم کا کوئی قصور نہیں۔ زیغم اس کے کمال ظرف پر حیران رہ گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ اس سب کا قصوروار زیغم کو ٹھہرائے گی، لیکن اس کی چندہ بدل چکی تھی۔
اس میں اتنا صبر، کمال ظرف، تحمل کہاں سے آیا تھا؟ وہ حیران تھا، بہت حیران۔ زیگم نے مزید کچھ نہ کہا تھا اور وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ توبہ بھی اس کے پیچھے ہو لی تھی۔ وہ اپنی الجھن سلجھانا چاہتی تھی، اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ لاؤنج میں کوئی بھی نہ تھا۔ ڈاکٹر مرہا ننھے زیگم کو سلانے میں مگن تھیں۔ باقی سب کمروں میں مقیم ماتم منا رہے تھے۔ اکمل صاحب کی فیملی تو جا چکی تھی۔ وہ دونوں تیزی سے زینے چڑھنے لگے تھے اور زیگم کے کمرے تک پہنچے تھے۔ زیگم نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں تھا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ جی بولیں مس توبہ۔ وہ ایک گہرا سانس خارج کرنے کے بعد اسی پوزیشن میں کھڑا کھڑا بولا تھا۔ توبہ ایک دم چونکی تھی۔ آخر اسے کیسے پتا چلا کہ وہ اس کے پیچھے کھڑی ہے، جبکہ وہ تو نقاب کیے ہوئے تھی؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ میں ہوں؟ اس نے چونک کر پوچھا تھا۔ زیگم اس کی طرف مڑا تھا۔ آپ بھول رہی ہیں کہ میں ڈیٹیکٹیو ہوں، سنجیدہ سے لہجے میں وہ بولا تھا۔ وہ ایک بار پھر اسے حیران کر گیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ دوسرا سوال داغ چکی تھی، جو اسے اب تک ستائے ہوئے تھا۔ انسان اپنے گھر میں کیا کرتا ہے؟ جواباً سوال آیا تھا۔ یہ آپ کا گھر ہے؟ اسے حیرت کا 440 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی۔ زیگم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مطلب مرہا آپ کی بہن؟ اس نے ابھی صرف اتنا ہی کہا تھا کہ زیگم اس کی بات ترشی سے کاٹ گیا تھا۔ بہن نہیں، میری محبت، میرا سب کچھ ہے وہ اسے کچھ باور کروا گیا تھا۔ محبت؟ توبہ کے سینے پر تو جیسے چھریاں چل گئی تھیں اس کی بات پر۔ جی بالکل، انداز بے نیاز تھا اور وہ اپنے کمرے کے دروازے کی طرف مڑ گیا تھا۔ ہمیں کل والے حادثے میں جاں بحق ہونے والے لوگوں کے گھر والوں سے بات کرنی ہے۔ لاؤنج سے آتی مردانہ آواز پر وہ واپس مڑا تھا اور سیڑھیوں کی گرل تک پہنچا تھا۔ توبہ بھی اس کی آواز کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ سانولی رنگت، ہلکی بڑی شیو، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے، نیچے ایک پولیس آفیسر کھڑا ڈاکٹر حنفا سے کہہ رہا تھا۔ زیگم اسے دیکھ فوراً نیچے پہنچا تھا۔ توبہ بھی اس کے پیچھے ہی نیچے آئی تھی۔ سجاول اور مرہا بھی اس کی آواز سن وہاں پہنچ چکے تھے۔ جی سر، زیگم نے اسے مخاطب کیا تھا۔ مجھے آپ سب کو ایک حقیقت سے آگاہ کرنا ہے جو کہ آپ کے لیے کافی حیران کن ہوگی۔ آج ہی تحقیق کرنے سے یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی۔ وہ بڑی تمہید باندھنے کے بعد بولا تھا۔ کون سی حقیقت؟ آپ وہی آفیسر ہیں نا جنہوں نے مجھے گھر تک پہنچایا تھا؟ مرہا نے پرتجسس ہو کر پوچھا تھا۔ جی میں وہی آفیسر ہوں، آفیسر وسیع الحسن۔ اور وہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی فیملی کا ایکسیڈنٹ ایک حادثہ نہیں تھا بلکہ یہ کسی کی سازش تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے کہتا، ان سب کے سروں پر بم پھوڑ گیا تھا۔ اس کی بات پر سب کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ مارے حیرت کی ان کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آفیسر؟ زیگم نے سکتے کو توڑا تھا۔ کیونکہ جانچ پڑتال سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ وہاں اس وقت کوئی ٹریفک نہیں تھی، لوگ بھی نہ ہونے کے برابر تھے اور ایک گاڑی بہت ہی عجیب طریقے سے کار سے ٹکرائی تھی، لیکن وہ کچھ اس اینگل سے دوسری گاڑی کا اور اپنے اندر موجود لوگوں کا حال بگاڑ گئی تھی کہ اسے زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوا، جبکہ عام حادثے کے موقع پر دونوں گاڑیوں میں یکسر بربادی ہوتی ہے۔ وہ بڑے ہی پروفیشنل انداز میں انہیں بتا رہا تھا۔ سب اسے حیرت سے تکنے لگے تھے۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے اس کیس کے بارے میں؟ توبہ نے جلدی سے پوچھا تھا۔ فی الحال تو کوئی بھی نہیں ہے اور ملنا بھی مشکل ہے کیونکہ گاڑی کو 2 بندوں نے دیکھا ہے صرف، اور وہاں کوئی CCTV کیمرہ بھی موجود نہیں جس کی فوٹیج سے ہم مدد حاصل کر سکیں۔ لیکن اگر اللہ نے چاہا تو ضرور مل جائیں گے، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ وہ اب اپنے گلاسز آنکھوں سے اتارے توبہ کی طرف دیکھ گویا ہوا تھا۔ ساملا ہونے کے باوجود کس قدر کشش تھی اس میں۔ اس کے انداز سے وہاں موجود تمام نفوس متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے تھے۔ اوکے آفیسر، اس کیس کے سلسلے میں آپ کی ذاتی طور پر مدد کروں گا، زیگم نے دوستانہ لہجے میں کہا تھا۔ اوکے گڈ، لیکن آپ کی تعریف؟ اس نے زیگم کو جانچتی نظروں سے دیکھ کر پوچھا تھا۔ مائی سیلف ڈیٹیکٹیو زیگم سرور، اس نے اپنے مخصوص انداز میں اپنا تعارف کرا دیا تھا۔ اس کے اس انداز کو دیکھ مرہا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ گریٹ، نائس ٹو میٹ یو، وسیع الحسن نے مسکرا کر اس کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، جو کہ زیگم نے تھام لیا تھا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو کیا میں بھی اس مشن میں حصہ لے سکتی ہوں؟ مائی سیلف ڈیٹیکٹیو توبہ کریم،
कुछ सोचने के बाद तूबा गोया हुई थी। इसकी बात पर सब ने उसे घूरा था। तूबा तुम, डॉक्टर हनफा ने कुछ बोलना चाहा था, लेकिन तूबा उनकी बात काट गई थी। आप ही मुझे इनके साथ इस मिशन को पूरा करने दें प्लीज, वो जिद्दी लहजे में कह उठी थी। ओके मिस तूबा करीम, जैसे आपकी मंशा, वसी अल हसन ने अबरू झुका कर उसे देख कर कहा था। मिस तूबा होंगी तो हमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। काफ़ी मसले ऐसे होते हैं जो इनसे बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। जैगम संजीदा लहजे में उसे चोट कर गया था, जिस पर तूबा के तेवर बदले थे। वेल, अब मुझे इजाज़त दें, मैं वक्तन फ़वक्तन आपको इतला देता रहूँगा। वो अपने सन ग्लासेस दोबारा लगा कर कहता वहाँ से चल दिया था। जाने से पहले उसने आखिरी नज़र नकाबपोश तूबा पर डाली थी, जिस पर तूबा नज़रें फेर गई थी। मुझे भी आप लोगों से कुछ कहना है। प्लीज़ ये बात हम लोगों के दरमियान ही रहे। किसी और को मालूम होने से ये खदशा होगा कि मुलजिम तक अगर ये खबर पहुंच गई तो वो अलर्ट हो जाएगा और हम उस तक रसाई हासिल नहीं कर पाएंगे। जैगम ऑफिसर के जाते ही इन सबको समझाने लगा था। सबके दिमाग में यही सवाल था कि आखिर ये क्या कौन कर सकता है। किसी की भी इतनी क्या दुश्मनी थी कि चारों को बेदर्दी से मार दिया। जैगम अब घर से बाहर चल दिया था। अब वो एजेंसी जाने का इरादा रखता था। मिरहा नन्हे जैगम को लिए अपने कमरे में चली गई थी, जबकि डॉक्टर हनफा समैया बेगम को चेक करने उनके कमरे में चली गई थीं। तूबा वही लाउंज में बैठी जैगम के अल्फाज सोचने लगी थी। मिरहा जैगम की मोहब्बत, इसका दिमाग घूमने लगा था। चौधरी जुल्करनैन, तुमने कहा था ना कि तुम्हारे जिंदा होते हुए मैं तुम्हारी जायदाद नहीं ले सकता। तो देख लो, मैंने तुम्हें सुकून की नींद सुला दिया। अब तुम ऊपर बैठकर देखना कि मैं किस तरह तुम्हारी जायदाद हथियाता हूँ। वह शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए गोया हुआ था। इसकी बात पर बाकी दोनों नफूस का कहकहा गूंजा था। अब्बा, क्या खेल खेला आपने, जबरदस्त, कमेल दाद देता हुआ बोला था। बेटा, अभी तुम देखोगे कि मैं क्या क्या करता हूँ, वो इसका कंधा थपथपा कर मकरू लहजे में कह गया था। फिर अगली कार्रवाई कब शुरू करेंगे हम? गजाला ने इतराते हुए पूछा था। कल ही। तुम कल ही मिरहा को धमकाना शुरू कर दोगी, समझ गई? उसने उसे हुक्म सादिर कर दिया था। बेचारी को 2 दिन सोग भी नहीं मनाने देंगे हम, कमेल ने शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहा था। इतना इंतजार नहीं होता मुझसे, पहले ही 15 साल ख्वार हुआ हूँ। अब सब्र खत्म हो गया है मुझ में। जितनी जल्दी हो सके मुझे जुल्करनैन की सारी जायदाद चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे मजीद खून खराबा ही क्यों ना करना पड़े। वो एक एक लफ्ज चबा कर नखवत से कह गया था। ठीक है, मैं कल ही मिर्हा को धमकाना और हरासा करना शुरू कर दूंगी और कुछ दिन बाद ही हम निकाह का मुतालबा कर देंगे। उसने अपना मौकफ पेश किया था। ठीक है, लेकिन कोई गलती ना होने पाए तुम दोनों से, वरना अच्छा नहीं होगा। वो सख्ती से उन्हें वॉर्न कर गया था। अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।